साल 2008 मार्वल स्टूडियोज के पास खोने को कुछ नहीं था क्योंकि उनके पास बचा ही कुछ नहीं था। बैंकरप्सी का थप्पा लग चुका था। स्पाइडरमैन और एक्समैन जैसे बड़े खिलाड़ी दूसरे स्टूडियोज के घर की रौनक बढ़ा रहे थे। मार्वल के पास बचे थे वो कैरेक्टर्स जो कोई मुफ्त में भी ना ले। एक लोहे का डब्बा, एक पुराना सिपाही और एक हथौड़ाधारी प्रिंस। दुनिया हंसती थी, कहते थे डिज्नी और वार्नर ब्रोस के बीच ये छोटे बच्चे करेंगे क्या, लेकिन उन्हें पता नहीं था जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता तभी वो सबसे बड़ा खतरा बनता है। मार्वल ने जुआ खेला, अपने सारे बचे कुचे कैरेक्टर्स गिरवी रख दिए और पहली मूवी बनाई आयरन मैन 1। अगर पहली मूवी पिटी तो मार्वल हमेशा के लिए खत्म। ये सुपर हीरोज की कहानी नहीं थी, ये मार्वल की अपनी जंग थी। पता है इस जंग का सेनापति कौन था? एक ऐसा एक्टर जो खुद बर्बाद हो चुका था, RDJ। लोग कहते थे इसको क्यों लिया, इसका करियर तो ड्रग्स और जेल में निकल गया। पर मार्वल ने कहा हमें कोई एक्टर नहीं चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जिसने नर्क झेला हो। टोनी स्टार्क और RDJ में ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों सेकंड चांस ढूंढ रहे थे। जब टोनी ने पहली बार मार्क 1 सूट में आग उगली तो वो सिर्फ एक मूवी सीन नहीं था, वो मार्वल का दुनिया को जवाब था। उन्होंने दिखाया कि सुपर हीरोज हमेशा परफेक्ट नहीं होते, वो टूटे होते हैं, गलतियां करते हैं, तभी हम उनसे कनेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं। मार्वल ने एक नई बीमारी फैलाई, द पोस्ट क्रेडिट सीन। उन्होंने हमें कुर्सी से चिपकना सिखाया, क्योंकि वो सिर्फ फिल्में नहीं बना रहे थे, वो एक यूनिवर्स बना रहे थे जहाँ स्टोरी टेलिंग जेनिक नहीं थी। उन्होंने पहली एवेंजर्स बनाने में 4 साल लगाए। आजकल के स्टूडियोज की तरह नहीं कि पहली फिल्म में ही 10 हीरोज को घुसा दिया। उन्होंने हमें हर हीरो से दोस्ती कराई। जब 2012 की एवेंजर्स में वो सर्कल शॉट आया तो थिएटर में लोग पागल हो गए थे, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं था, वो हमारी 4 साल की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था। And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. हमने उन हीरोज को बनते देखा था, उन्हें एक साथ जुड़ते देखा था, लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पता है क्या था? थैनोस। 6 साल तक ये बंदा कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराता रहा। मार्वल ने डर को धीमी आंच पर सेका और जब इन्फिनिटी वॉर आई तो उन्होंने वो किया जो हॉलीवुड में पाप माना जाता था और पहली बार हो रहा था, हीरोज को हरा दिया। वो सन्नाटा याद है जब स्पाइडरमैन राख बन रहा था? कितना दर्द हुआ था, है ना? वो इसलिए दर्द देता है क्योंकि मार्वल ने हमें 10 साल तक ये उम्मीद दिलाई कि हीरोज कभी नहीं हारते और फिर एक चुटकी में सब खत्म। इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग का पीक। उन्होंने ऑडियंस के जज्बात के साथ खेलना सीख लिया था। Assemble. फेज 3 खत्म हुआ, टोनी स्टार्क चला गया, स्टीव रोजर्स अब बुढ़ा हो गया था और मार्वल दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी अपने साथ घमंड लाती है। मार्वल ने जीत तो लिया था, पर शायद वो ये भूल गया था कि लोग उनसे कंटेंट नहीं कहानी मांग रहे हैं। एंड गेम खत्म हुई और अब एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। सबने कहा मार्वल ने सिनेमा को कंप्लीट कर दिया, पर डिज्नी के बोर्ड रूम में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें स्टोरी नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन चाहिए थे। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना कि फैंस कभी बाहर ही ना निकल पाए। मार्वल जो कभी साल में 2 बार ईद की तरह आता था, अब वो हर महीने बिजली के बिल की तरह बन गया। मार्वल ने फेज 4 शुरू किया, एक ऐसे घमंड के साथ कि उन्हें लगा अगर हम लोग खाली स्क्रीन पर मार्वल का लोगो लगा देंगे तो भी लोग पैसे देकर देखने आएंगे। पर वो ये भूल गए कि फैंस का कंटेंट से पेट नहीं भरता, उन्हें कनेक्शन चाहिए होता है। सबसे बड़ी गलती थी डिज्नी प्लस का ट्रैप। उन्होंने मूवीज को सीरीज के साथ जोड़ दिया। अगर आपने ये 8 एपिसोड का शो नहीं देखा तो आपको अगली मूवी समझ ही नहीं आएगी। मार्वल जो कभी एंटरटेनमेंट हुआ करता था वो अब होमवर्क जैसा बन गया। लोग थक चुके थे। पहले हम दोस्तों से पूछते थे मूवी कैसी है, अब हम पूछते हैं भाई इस मूवी से पहले क्या क्या देखना जरूरी है। स्टोरी टेलिंग बिखर गई। जो डर फेज 1, 2 और 3 में थैनोस का था, फेज 4 में वो डर गायब हो चुका था, क्योंकि इतने सारे नए कैरेक्टर्स आ गए थे कि हमें उनका नाम याद रखने के लिए गूगल करना पड़ रहा था। फेज 1, 2 और 3 में हमने एलियंस की दुनिया देखी जो सच लगती थी, पर फेज 4 और 5 में ऐसा लगने लगा जैसे मार्वल ने सारा VFX का काम किसी सस्ते वीडियो एडिटर को दे दिया है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वीडियो गेम के पुराने ग्राफिक्स स्क्रीन पर चिपका दिए हो। जब आंखों को स्क्रीन पर सच्चाई नहीं दिखाई देती तो दिमाग स्टोरी से कट जाता है। मार्वल जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का बाप था वो अब एक ग्रीन स्क्रीन का सर्कस बनकर रह गया था। एक थैनोस जैसे सुपर विलन की खोज थी और फिर आया कैंग। हाइप ऐसी थी कि थैनोस से भी खतरनाक विलन है। हमने इंतजार किया और क्या मिला? एक ऐसा विलन जो इतना कमजोर था कि पहले एक मूवी में मरता है, फिर एक सीरीज में मरता है और फिर एंटमैन में चींटियों से हार जाता है। जब विलन का मजाक बन जाए तो हीरो की जीत सस्ती लगने लगती है। मल्टीवर्स के नाम पर उन्होंने डेथ का मतलब ही बदल दिया। कोई मर गया, टेंशन मत लो, किसी और यूनिवर्स से दूसरा वेरिएंट निकल आएगा। जब मौत का डर ही नहीं रहा तो इमोशनल स्टेक्स का क्या? मार्वल ने अपने ही बनाए रूल्स का गला घोट दिया। 2023 खत्म होते होते मार्वल को समझ आ गया कि जहाज डूब रहा है, फैंस गुस्सा है, बॉक्स ऑफिस ठंडा पड़ गया और उनका नया बिग विलन कैंग लीगल लफड़ों में फंस गया था। मार्वल फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ से सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो हमेशा के लिए भूल जाओ या फिर कुछ ऐसा करो जो सिनेमा की हिस्ट्री में कभी ना हुआ हो। मार्वल को अब समझ आ गया था कि मल्टीवर्स के नाम पर उन्होंने एक ऐसी खिचड़ी पका दी है जो कोई हजम नहीं कर पा रहा। मार्वल का
जहाज डूब रहा था और तब केविन फ्राइगी ने वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने उस दरवाजे पर दस्तक दी जो 2019 में बंद हो चुका था। उन्होंने एक ऐसे बंदे को कॉल किया जिसके बिना मार्वल कभी शुरू ही नहीं होता। लोग कह रहे थे मार्वल खत्म हो गया, पर उन्हें नहीं पता था मार्वल अभी डूम्सडे की तैयारी कर रहा है। 2024 का वो दिन सिनेमा की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा जब एक हरे रंग के रोब में एक नकाबपोश बंदा स्टेज पर आया। सबको लगा नया एक्टर होगा, पर जैसे ही RDJ ने मास्क हटाया तो इंटरनेट फट गया। लेकिन ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं था बॉस, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। मार्वल ने हमारे गॉड आयरन मैन को हमारा डेविल डॉक्टर डूम बना दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्वल फैंस अब जेनरिक विलन से थक चुके हैं। हमें वही चेहरा चाहिए जिसने मार्वल को बनाया, RDJ एज डॉक्टर डूम। ये मार्वल का नया मास्टर स्ट्रोक था, ऑडियंस को वापस थिएटर तक खींचने का। सिर्फ RDJ नहीं, मार्वल ने 2 सबसे बड़े जर्नल वापस बुलाए हैं, द रूसो ब्रदर्स। ये वो डायरेक्टर्स है जो कभी नहीं हारते। उन्हें पता होता है कि 50 कैरेक्टर्स को एक साथ हैंडल कैसे करना होता है। फेज 4 और 5 की सबसे बड़ी गलती थी लैक ऑफ डायरेक्शन। हर डायरेक्टर अपनी धुन में था। रूसो ब्रदर्स का वापस आना मतलब डिसिप्लिन का वापस आना। 18 दिसंबर 2026 को जब एवेंजर्स डूम्सडे आएगी तो वो सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, वो मार्वल का आई एम सॉरी नोट होगा, अपने फैंस के लिए जिनको मार्वल ने परेशान कर दिया। I am sorry, Babu. वो वापस वही स्टेक्स ला रहे हैं जो हमने एंड गेम में महसूस किए थे। लेकिन डूम से पहले एक और बड़ा धमाका होने वाला है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मार्वल वापस ग्राउंड लेवल पर जा रहा है। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब अकेला है, गरीब है और बिना किसी एवेंजर्स के सहारे गए। ये फिल्म और डूम्सडे मिलकर मार्वल का सॉफ्ट रिबूट करेंगे, मल्टीवर्स की बिखरी हुई कहानियों को एक पॉइंट पर लाएंगे। ये वो मौका है जब मार्वल अपने सारे कचरे को साफ करके एक नया साफ सुथरा फ्यूचर तैयार कर सकता है। एक्समैन और फैंटास्टिक 4 का एंट्री गेट यही है। तो क्या मार्वल जीत गया? सच तो ये है कि मार्वल अब एक डू और डाई के मोड पर है। RDJ को वापस लाना उनका सबसे बड़ा गैम्बिट है। अगर ये मूवी चली तो मार्वल अगले 10 साल फिर राज करेगा। अगर पिटी तो मार्वल की लेगेसी पे सबसे बड़ा धब्बा होगा। लेकिन एक फैन के तौर पर हम वही चाहते हैं जो हमने 2008 में देखा, एक अच्छी कहानी, थोड़े आंसू और वही गूज़बम्प्स जो सिर्फ मार्वल ही दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या RDJ का डॉक्टर डूम वही जादू वापस ला पाएगा या हमें मार्वल के पुरानी यादों के सहारे ही जीना पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना यार, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। और हमेशा याद रखना, आई लव यू 3000। Peace out.